हम दिखाएंगे कि कोई कैंडिडेट हमारे लायक नहीं है, कोई नहीं जिसके कारागढ़ की जनता किसी पर भरोसा कर सके। हम सब नोटा में वोट डालने वाले हैं, हम सब बगावती बनेंगे। इतना ऐसे थोड़े होता है कि हम पे इस तरह से निरंकुश शासन लगाया जाए और हम बर्दाश्त करते जाएं। हम पागल दिखते हैं। एक तो अन्याय उनका चल रहा है कि लगातार 3 टर्म से सीएम कुशवाहा सुस्त निष्क्रिय निकम्मे लोगों को भेजे जा रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र को दिनों पर दिन अंधेरे में ढकेलते जा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, धन संपत्ति, विकास, सब पर गंदगी छिड़क दिया उन्होंने। एक आदमी कुछ करने आए हैं तो उनको आग लग गई। ये अधिकारी बिके हुए लगते हैं मुझे। न अन्यथा अगर कोई अपने जगह पे सही होता ना तो प्रधानमंत्री को भी जवाब दे सकता है। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी है कि कोई आदमी अपनी आवाज उठा सकता है। अगर उनको ऊपर से हिदायत भी आया था कि ये जो नौकरी वाली दीदी है, चाहे जो भी निर्दलीय उम्मीदवार है, उनको हटाओ, तो उनको बोलना चाहिए था कि नहीं, ये गलत हो रहा है। आपको कितनी बार घुमा के कहें, बात हो गई ना कि बिना डरे ही सब किया गया है। अगर हवा पता ही रहती तो उनको क्या डर है। मैं प्रिंस कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी युवा प्रकोष्ठ, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य। अब तो मैं अपने आप को प्रत्याशी तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा नामांकन रद्द हो चुका है व्हाइटनर के कारण से। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि व्हाइटनर क्यों बनाया गया है, इसका काम क्या है? क्या व्हाइटनर युवाओं को नशे के लिए बनाया गया है या किसी पेपर पर यूज करने के लिए बनाया गया है? यह पूरे चुनाव आयोग से मेरा सवाल है कि क्या इस पर चुनाव आयोग अपना क्या टिप्पणी देती है? क्योंकि व्हाइटनर हम लोग यही जानते हैं कि व्हाइटनर से अगर कहीं भी गलती हो जाती है पेपर में तो उसको सुधारकर दोबारा लिख दिया जाता है। लेकिन आप लोग ये भी सुने होंगे कि व्हाइटनर का ज्यादा प्रयोग आज के युवा कर रहे हैं नशे के लिए, क्योंकि नशा के लिए बनाया गया है। अगर व्हाइटनर से आप पेपर बनाते हैं तो पेपर रद्द हो जाता है। यही ये कारण था। इसलिए आप सभी को नमस्कार। आप सोचिए इस पर। उसमें प्रपत्र 6 क में कुछ त्रुटियां पाई गई थी, लेकिन हमारा जिस तरह का त्रुटि था तो ऐसा कई फर्म में और बहुत तरह की त्रुटि है, लेकिन उनका जो है कि पास कर दिया गया, स्वीकृत कर दिया गया। लेकिन हम लोग कमजोर वर्ग से आते थे, किसान के बेटे हैं, इसलिए हम लोग का जो है कि रद्द कर दिया गया। आपका परिचय? मेरा नाम सनोज कुमार चंद्रवंशी हुआ। नामांकन रद्द हो रहा है उम्मीदवारों का, तो वो साजिश का आरोप लगाने लग रहे हैं और जिनका वैलिड हो जा रहा है उनके नामांकन में मीन मेख निकालने लग रहे हैं। आपके नामांकन में मीन मेख निकाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पैन कार्ड में त्रुटि रह गई है, पैन कार्ड का विवरण में, फिर आय के विवरण में फाइनेंशियल ईयर शो नहीं किया गया, इस तरह के बात कह रहे हैं लोग। देखिए, वो सब चलता है, इसका कोई मतलब नहीं। नामांकन सिलेक्ट होना, रद्द होना, उसका एक निश्चित समय सीमा होता है। समय सीमा समाप्त है। जिनका भी सिलेक्ट होना था सिलेक्ट हो गया, जिनका भी रद्द होना था रद्द हो गया। मीन मेख निकालने वाले निकालते हैं, उनकी मर्जी, उस पर हम क्या टिप्पणी करें, लेकिन अब कोई इसका अर्थ नहीं है। किसी कैंडिडेट के नॉमिनेशन को रद्द करने के बारे में क्या रूल्स है? The rule of rejection of nomination paper is, when nomination paper is filed before the RO, then in affidavit which is given on Form 26, and if any there is substantial error, then same is informed to the candidate and time is given for the rectification prior till starting the scrutiny of the nomination paper. And if same is being removed, then same is considered by the RO. But if substantial error is not removed, then nomination paper can be rejected by the RO. This is the law. यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया, एक ही आधार पर किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाता और उसी आधार पर उसी गलती के कारण दूसरे उम्मीदवार का नामांकन स्वीकृत कर दिया, तो इस बारे में क्या प्रोविजन है? If any candidate is aggrieved by the RO, then he go before the court by the mode of election petition. This is the several law. के द्वारा भरा गया है, उसमें PN नंबर जो है, पैन नंबर, यहाँ तक मैं समझता हूँ गलत लिखा गया है, क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल 4 अक्षर है जबकि 5 अक्षर होना चाहिए।
और दूसरी चीज की कॉलम नंबर 4 में जो वित्तीय वर्ष का आय इन्होंने दिया है, जैसे एक बार दिए हैं 11,50,60, तो इसको अगर 23-24 माना जाए तो ये काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 3,77,800 नंबर को दिए हैं। ये 21 साल का इनका आय है। और 2,41,000 24,17,810 दिए हैं, यह 21 साल का है। 4,64,130 21 साल का है। इसके बाद 49,02,850 21 साल का है। इसका इन्होंने वर्णन नहीं किया है। इस पहले किनका है ये नॉमिनेशन? ये उपेंद्र कुशवाहा जी का है। और इसके बाद अब चलते हैं तो फिर अपनी पत्नी का जो पैन नंबर दिए हैं उसमें भी अल्फाबेटिकली 4 अक्षर है, जबकि इसमें भी 5 अक्षर होना चाहिए। और इसमें भी जो आय का विवरण दिए हैं साल वाइज, तो 5 साल का विवरण दिए हैं, लेकिन एक साल केवल एक लिखा गया है 2023-24। तो जब 2023-24 लिखा गया है तो 1 नंबर पर दिए गए विवरण को यदि 23-24 का आय माना जाए तो बाकी जो 4 ठो आय का जो उन्होंने अंकित किया है वो 21 साल का है। इनके नाम निर्देशन पत्र में यह अंकित नहीं है। और दूसरी चीज की कॉलम नंबर 5 लंबित आपराधिक मामले के बारे में जो इन्होंने घोषणा दिया है तो उसको इन्होंने काट कूट किया है, जबकि काट कूट नहीं करना चाहिए था। यहाँ लिखना चाहिए था इनको कि मान्य नहीं। इसके बाद फिर आगे चला जाए तो आगे में फिर सकल कुल आय दिए हैं, ये जो है सभी तो यहाँ दिए हैं 35,70,832 अपना आय, और पत्नी का दिए हैं 26,99,643 जो पूर्व में दिए गए आय से डिफर करता है। तो यहाँ भी इनके आय में अंतर है। और इसके बाद जो है सो कि यहाँ पर और उसके आगे एक जगह गोल मटोल आय दिए हैं 35 लाख, जबकि इसके पूर्व में आय दिए हैं 35,70,832 और पत्नी का पूर्व में दिए हैं 26,99,633 और आगे चल कर देते हैं 43,50,000। इसके बाद इनके नाम निर्देशन पत्र में फिर जो है सो कि जंगम संपत्ति मतलब अचल संपत्ति यहाँ शून्य लिखते हैं, स्थावर संपत्ति भी शून्य लिखते हैं, अपना भी और पत्नी का भी। तो यहाँ पर जो है उनको देना चाहिए था, चाहे वह संपत्ति घर के रूप में हो या कल्चरेबल लैंड के रूप में हो, लेकिन इन्होंने शून्य लिखा। तो इस तरह से इनके नाम निर्देशन पत्र में देखने पर काफ़ी त्रुटियां हैं इसमें, जो कि वैधानिक रूप से ये छट जाना चाहिए। नहीं छांटा गया तो फिर क्या होना चाहिए? अगर नहीं छांटा जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त के पास इसके निस्बत जो है याचिका दायर करनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त यदि समुचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय में जो है रिट याचिका भी दायर किया जा सकता है। इस तरह के केसेज में हम लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, लेकिन माननीय न्यायालय में जाने से पहले चूंकि जिला दंडाधिकारी इसके चुनाव आयुक्त ही होते हैं, रिटर्निंग अफिसर, तो सीधे पटना मुख्य चुनाव आयुक्त के यहाँ इन सारी बातों को। अच्छा, दूसरा चीज, शपथ पत्र में इन्होंने लिखा है कि मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा राजनीतिक दल से नामांकन कर रहा हूं, लेकिन एक स्वतंत्र साक्षी के रूप में जो उसमें कॉलम दिया है उसको इन्होंने काटा नहीं है। तो मतलब कि ये न दोनों इनका माना जाएगा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी माना जाएगा और एक स्वतंत्र भी माना जाएगा, जो कि ये कॉलम नंबर 1 ही है शपथ पत्र का। तो आवश्यकता अनुसार जहाँ कटिंग करना चाहिए वहाँ कटिंग नहीं किए हैं, और दूसरी चीज की कुछ सूचना भी गलत दिए हैं, जिसके लिए कानूनी ढंग से 177 और 181 भारतीय दंड संहिता के विरुद्ध इन पर आपराधिक मुकदमा भी किया जा सकता है। तो मान लीजिए बिल्कुल ही है, अवैधानिक है। यदि जिस क्राइटेरिया पर स्वतंत्र उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया है तो उसी क्राइटेरिया पर यदि कोई भी किसी पार्टी से भी नामांकन करता हो तो उसका भी रद्द होना चाहिए।